गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नमस्कार मित्रों। आज के संस्करण में आपका स्वागत है। वेलकम टू दिस एपिसोड। टुडे द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कंटेम्पररी, ऑल राइट, बट दिस डिबेट हैज बीन रेजिंग इन, ये बातें चली आ रही है। 75 साल से हम डेमोक्रेसी है, वी आर इन द अमृत काल ऑफ डेमोक्रेसी। मगर फिर भी आज भी हम बात करते हैं कि इज अवर डेमोक्रेसी डेड और लाइव, इज इट वाइब्रेंट और नॉट। द रीजन इज, some people go abroad and talk of so many things and say the democracy is dead. But after 2 months, when his political party wins in a state, they say the democracy is very much alive. On these issues, and it's more complex than what we talk. People of the government, by the people, people, government by the people, of the people, all those, simple definitions do not work in a complex country of India with 140 crore people, where people believe so much in faith and religion. And when religion gets mixed up with politics, the essence of democracy at times dies. It used to happen for 60 years. But now, when the spirit of nationalism has come in the last 10 years, we are just getting out of this idea of slavery, mental slavery. That is the time it is more important that we have our democracy very vibrant. जिसे हम हिंदी में कहते हैं ना, धबकते दिल वाली लोकशाही चाहिए हमें। और इसी की बात करने के लिए आज हमने एक ऐसे मेहमान को आमंत्रित किया है जो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, मगर साथ में एक बड़ी पॉलिटिकल एनालिस्ट है। यू मस्ट हैव सीन हर सो एट सो मेनी प्लेसेस। हर नेम इज राधालक्ष्मी जोशी। राधालक्ष्मी जी, आपका स्वागत है हमारे ये छोटे से चैनल पे। अभी अभी हमने शुरू किया है और चाहते हैं कि इट बिकम्स अ हैबिट विद पीपल, दिस सॉर्ट ऑफ डिस्कोर्सेस which are contemporary at the same time we talk of people's language। और इसी वजह से मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों में मिक्स करके बातें करता हूं, क्योंकि मेरे ऑडियंसेस काफी ऐसे हैं कि जो पूरा अंग्रेजी समझ नहीं पाते हैं। पहले पहले आपका सवाल पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि आफ्टर 75 years do we need to talk about this when we are the biggest democracy in the world? Do we need to talk about it and discuss it? जरूर है इसकी। नमस्ते हिमांशु जी। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आपके चैनल पे आमंत्रित किया। और आप इसे छोटा चैनल मत करिए, मत बोलिए, क्योंकि आई एम श्योर कि दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू, दिस जस्ट द स्टार्ट, दिस डेफिनेटली गोइंग टू ग्रो इनटू अ बिग चैनल। और आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, और आप आपके इतने ये आप इतने इनपुट्स देते हैं हर एक डिबेट में, हर एक पैनल डिस्कशन में, दैट आई एम श्योर दैट दिस इज definitely going to be a big channel, and it already has very interesting discussions। अभी जो पिछले जो episodes हैं, they have all been of great interest, and I'm really thankfल to you कि आपने ये initiative लिया और आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Yes. और ये जो आपने कहा, बहुत सही कहा आपने कि हमारा जो डेमोक्रेसी है, हमारे अपोजिशन के हिसाब से ये इसके मायने बदलते रहते हैं। इट इज ऑल सिचुएशनल, आई गेस। Yes. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इट इज अ कंडीशनल डेमोक्रेसी, ईवीएम्स डेमोक्रेसी, ये सारी चीजें उनकी कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर हैं। दैट इज हाउ दे हैव बीन ट्रीटिंग इट। But yes, it is necessary for us to actually feel and understand कि ये जो अमृतकाल की हम बात करते हैं, तो 75 years जो अभी पूर्ण होंगे हमारे, तो उसके क्या मायने हैं। एंड वी शुड हैव दिस सेंस ऑफ प्राइड। और ये जो Yes. कॉलोनियल शैकल्स तोड़ने की बात करते रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, तो वो क्यों ऐसा बोलते हैं, एंड वो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। ये सारी चीजें समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी डेमोक्रेसी कितना स्ट्रांग है, वेदर वी आर अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और नॉट। क्या सचमुच में हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है, जैसे राहुल गांधी बोलते हैं। देश में भी विदेश में भी उनके और उनके काफी सारे नेता बोलते रहते हैं कि हमारा डेमोक्रेसी खतरे में है। तो किस तरीके से खतरे में है, और क्या हमारा देश
पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक था पहले, अभी भी है या नहीं, वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस फॉर अस टू बी एबल टू वैल्यू कि हम लोग किस चीज की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्यों हमको वो मेंटल जो शैकल्स है कॉलोनियलिज्म का, उसको तोड़ने की क्या जरूरत है। वो सारी चीजें समझने के लिए मुझे लगता है कि ये जो आपका डिस्कशन है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, एंड आई एम ग्लैड यू टुक इट अप, क्योंकि दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू मेक पीपल फील मोर प्राइड इन themselves, or even to introspect about the way in which we have been treating our democracy. Yes. क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हमेशा एक जन भागीदारी की भी बात करते रहते हैं, Yes. तो आर डेमोक्रेसी इज ओनली एज स्ट्रांग एज वी मेक इट। तो वो कहते हैं ना कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, Of the तो वो पीपल आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इट। तो आर कॉन्स्टिट्यूशन सेज इट स्टार्ट्स विद वी द पीपल। So, so the people cannot be away from it. So the people have to introspect and be a strong part of this democracy. That is why I think that everyone needs to think about what they are doing for the democracy, or how much are they contributing to this part of the democracy. Not maybe by, contesting for elections, but we all actually play a very important part in making sure that our democracy is very well alive, vibrant, and kicking. Yes, vibrant and kicking we are talking, but still today after 75 years, 75 सालों के बाद भी सीन कुछ ऐसा है कि अगर 100 वोटर हैं तो जब वोटिंग का दिन होता है तो खाली 60 जाते हैं, अबाउट 60-65 गो, एंड आउट ऑफ दैट 60-65 the party which comes to the power has never crossed 40-45 votes. So that makes a minuscule percentage of people's belonging. So apathy की बात एक बाजू रखे, colonial mindset की बात एक बाजू रखे, but after 75 years, don't you think that we have to be more responsible before we go on to anything else? Yes, absolutely. Let's actually start from the very beginning. ये जो एक responsibility है, we have actually grown, we have come a long way. जो 1947 में जो दो देश, 15 अगस्त को ही एक्चुअली दो देश स्थापित हुए थे। पाकिस्तानी तो वो बेवकूफ है, दे डोंट नो एक्चुअली दैट दे एक्चुअली वर इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त। उनका जो वो जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कहता है कि 15 अगस्त को दो देश वो आजाद बने, इंडिपेंडेंट हुए थे। इट yes, वाज जस्ट अ टेक्निकल इशू दैट दे एक्चुअली were handed over the pact on the 14th of August. तो वो yes, बेवकूफ तो 14th of August को ही मना रहे हैं अभी भी। मोस्ट ऑफ देम डोंट इवन नो व्हाई दैट हैज हैपेंड। बट एनीवे, अभी आज देखिए कि आज पाकिस्तान कहाँ पे है और हम कहाँ पे हैं। अगर आपने कुछ दिनों पहले अगर आपने देखे कुछ सीन्स, इट वाज स्ट्रेट आउट ऑफ सम ज़ॉम्बी फिल्म। वो जो yes. लोग पागलों की तरह वो गेट के ऊपर चढ़ रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट के, It इट was वाज an स्ट्रेट आउट ऑफ entertainment to सम the full, ज़ॉम्बी। yes. यस, सो आई मीन जस्ट लुक एट दो सीन्स। लोग आटे के लिए एक दूसरे की जान लेने पे तुले हैं रास्ते पे, मतलब दे आर रेडी टू बेग फॉर एनीथिंग। तो वो जो देश है उनका एक ही एक उद्देश्य था कि वो भारत को किस तरीके से नुकसान पहुंचाए, और भारत को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में वो अपना खुद का भला करना भूल गए। सो Hmm. एनीवे, and they have taken more than even I think 7 years or 9 years to come up with the first draft of independent of Yes, the constitution, constitution. and we brought it into effect on 26 Yes, January 1950, because of hmm, which we celebrate that day as a Republic Day. So yes, it took us hardly any time, and we have been a democratic republic ever since. So we have all these systems in place, और ये सब जो है, but the thing was at that time, one important thing was कि वो जो जिन लोगों ने उस टाइम पे वो एडमिनिस्ट्रेशन लिया था from the Britishers, if you think about it, they were all actually, most of them were lawyers, they were not really administrators. तो वो yes. एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस ये सारी चीजों की उनको एक्चुअली कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। तो Hmm. द फर्स्ट फ्यू इयर्स आई एम श्योर वो जस्ट सम ट्रायल एंड एरर, और काफी सारी चीजें दे वर जस्ट experimenting for the first time. Or that is why I feel ki, at that time maybe they were not the most efficient people in whose hands the administration or the Administration. governance was. If you look at it, that is why if you compare and see,
you look at a person who was probably just thrown into this this position of power, from being an advocate, from being a lawyer, from being a freedom fighter, and suddenly he becomes the prime minister of India. And then if there are bound to be comparisons with the prime minister of today, who has governed and administered a state so efficiently for at least 3 terms. And that was the kind of experience that he brought with him. And that is the reason why we see that today, there is a complete shift in the mindset, a complete shift in the attitude. And that actually is the reason why we see a whole lot of new things happening today. And I think that people have, all these years, what they took is they took it for granted. मतलब Hmm. जो the government was giving to them, ऐसे में भी फ्री में जो अनाज बांटेंगे, या फ्री में जो सब्सिडीज मिलेंगी, उसी पे लोग निर्भर थे. सो इट्स लाइक इवन द इंडियन रेलवेज आप बोलिए, या पोस्टल सिस्टम, एवरीथिंग इज सो हेविली सब्सिडाइज्ड. तो Yes. वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी तो मिलना चाहिए, एंड द पीपल ऑल्सो हैव टू play an important role into how all these services actually will be made possible for the government. तो ये जो जन भागीदारी है, that responsibility of the people, that I think is very important. आप आज देखिए कर्नाटक में, अगर ये जहाँ जहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह अनाउंस हुए थे, वहां पर मतलब बीजेपी ने इतने सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस भी किए, इनॉग्रेट भी किए, काफी सारा विजन था. बट इफ यू लुक एट इट, कि उन उन कॉन्स्टिट्यूशंस में, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी ने जीती. तो बट द कांग्रेस हैज वन, एंड मोस्ट ऑफ इट वाज attributed to a lot of freebies that were given. So I'm not saying that is the only reason, but then the freebies have always played a very important role in our country somehow, which I think has been a very wrong trend. And that is the reason why we have always You been said dependent freebies, on the other I'll, countries. मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि फ्रीबीज से शुरू हुआ कल्चर 1947 में. अब आज 2023 में तो ऑक्सफोर्ड में जाके उन्हीं के फैमिली के लीनेज वाले, उनके शायद ग्रेट ग्रैंडसन जाके बोलते हैं कि कश्मीर में मुझे फ्री पैसेज मिला. तो वहां पर वो हम आ चुके हैं. जब दूसरी तरफ हम लोग बात करते हैं फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी की टुडे, आज बात कर रहे हैं इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी. And this transformation has come about. I'm not saying that for 60 years nothing was done, but you look at the rapid pace at which it grows in last 10 years and where we are standing. Is it a sign of a mature democracy that we are entering into the phase जहां पर लोग शायद यूएस से भी ज्यादा मेच्योर होके एक डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? क्योंकि हमें 55 56 साल 58 साल लगे 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को क्रॉस करते हुए. फिर 10 12 साल में किया दूसरा ट्रिलियन, और तीसरा ट्रिलियन 7 से 8 सालों में. तो ये जो फिगर्स हैं और ये जो फैक्ट्स हैं, आज हम जापान के सीन देख ले, आज के जापान के हिरोशिमा के सीन देख ले, इन द राउजिंग रिसेप्शन विच द प्राइम मिनिस्टर गेट्स, विच वाज अनहर्ड ऑफ, अनथॉट ऑफ. और दूसरी तरफ वो सीन भी सामने आता है कि जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई और उसके बाद ऑक्सफोर्ड में जाके हमारे विपक्ष के बहुत बड़े नेता, ही वाज प्रेजिंग चाइना. सी, तो डेमोक्रेसी की जब हम व्याख्या करते हैं, डेफिनेशन करते हैं, व्हेन वी डिफाइन डेमोक्रेसी, what is going to be the future yardstick, or how people are going to judge and how people are going to be democratizing themselves? वो एक कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर आने की बात है. वो मैं समझ सकता हूं, पहले 40 50 साल लोग नहीं आए उससे बाहर. हमारे जहन में सिर्फ वही था. जब तक वो जनरेशन खत्म नहीं हुआ, जब तक हम फ्री इंडिया में बॉर्न होने वाले, जन्म लेने वाले लोग नहीं आए, तब तक वो समझ में नहीं आया था. मगर फिर भी आप क्या सोचती हैं कि 100 साल होते होते क्या हम वो कॉलोनियल मेंटालिटी से पूरे बाहर आ सकेंगे, या फिर अभी भी कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी कि जो वो फ्रीबीज और कॉलोनियल कल्चर, गुलामी का कल्चर चलाती रहेगी? जी, अभी भी काफी सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो चाहते हैं कि हम उसी दौर में रहें, उन्हीं एटीट्यूड्स के साथ में रहें. क्योंकि इट इज लाइक,
वी डोंट रियली केयर इफ देर इज अ वंदे भारत ट्रेन, मतलब वो ट्रेन स्लीक हो या मतलब बुलेट ट्रेन हो या क्या हो, उससे कुछ मतलब नहीं है। आप फ्री ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं, या आप एकदम कम से कम मतलब एकदम 5 रुपए में, 10 रुपए में, वेदर इट इज अफोर्डेबल टू द गवर्नमेंट और नॉट, वेदर इट इज क्रिएटिंग रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट और नॉट, वो सारी चीजें मतलब वो मतलब की नहीं है। Hmm. मतलब वो एस्पिरेशंस आप बाजू में रख दीजिए, आप घर पे आराम से रहिए, हम आपको पैसे दे देंगे, हम आपको अनाज दे देंगे, हम आपको फ्री ट्रैवल दे देंगे, दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड, आई थिंक दैट हैज एक्चुअली टेकन द कंट्री अ लॉट बिहाइंड। इफ एवरीवन वर टू थिंक दैट आई हैव टू एक्चुअली earn, I have to actually do something to be able to contribute not just to my family but to the entire country. Yes. Each one of us contributes to this thing called nation building. It is not just a job of the politicians. The politicians are just our elected representatives. That is what it is. So they are just actually supposed to be putting across our point of view and helping create this kind of a situation where they understand our problems and they take care of bring to us all the solutions. Hmm. We cannot be dependent on the politicians to take the country forward. वो politicians वो schemes policies वगैरह बनाएंगे obviously, but then they are also they will also be affected by the way in which the people vote, the way in which the people respond. तो अगर लोग हर एक मतलब see there is obviously bound to be a price hike, क्यों मतलब with every inflation, लेकिन आप देखिए the rates in the trains, the rates in the postal system, the rates in, everything, people expect a huge subsidy. So they don't want to actually put in more and more effort towards building themselves up, towards creating a better living lifestyle for themselves and for everybody else. But they only want to rely on the subsidies. तो आप सोचिए कि सब्सिडाइज्ड है ये सारा चीज। if you look at all the even the superpowers, if you look at all the developed countries, they don't give all these kind of subsidies. So there people are expected to pay for all Yes. those facilities that they get. So if you look at the health system, आप देखिए कि इंडिया में जो हेल्थ सिस्टम है, जो आपको अगर आज आज किसी को बुखार आ जाए तो यू कैन इमीडिएटली गो एंड अप्रोच अ डॉक्टर, बट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विच इज द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, आप देखिए कि किसी को अगर मेडिकल सर्विसेज की जरूरत हो तो यू हैव टू वेट फॉर से मे बी 2 weeks, 3 weeks. दिस नॉट exaggeration, but this is the real Yeah. experience of people who are staying there. So this difference people have to understand that their things are very expensive also, but at the same time they are actually better quality of things also. तो Yeah. इधर क्या है कि people who are expecting free या subsidized, and अगर लेस क्वालिटी भी हो तो चल जाएगा. No, we have this thing where we are Yes. like this colonial mindset where we are used to being slaves or we are used to being taken for granted कि कम क्वालिटी है तो क्या चलेगा, हमारा देश ऐसा ही है, गरीबों का देश है. हमारे ट्रेन फटे पुराने वो मतलब दे विल बी लुकिंग सो बैड. आपने देखा होगा वो एक जर्मन मैगजीन ने कैसा पिक्चर बनाया था ऑफ द चाइनीज ट्रेन Yes. एंड द इंडियन ट्रेन. तो इंडियन ट्रेन की जो इमेज है वो आप देखिए कि कितना चेंज हो गया है. मतलब दैट एस्पिरेशन या वो जो एक माइंडसेट है कि हम एक्चुअली दुनिया के सबसे अच्छे देशों के साथ एक्चुअली हम compete कर सकते हैं और विश्व गुरु भी बन सकते हैं, वो जो एक सोच है ना, वो सोच इतने वर्षों तक आया ही नहीं किसी को. सो दिस चेंज इन माइंडसेट कि हम डिफेंस में आत्मनिर्भर बनेंगे, हर चीज में Yes. आत्मनिर्भर बनेंगे. सो ऑल दैट एक्चुअली दैट काइंड ऑफ शिफ्ट इन माइंडसेट कि अगर रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है तो we will look for our own people and we will buy oil from whichever country which Yes. looks at our interest. We are not going to be dominated by some other countries who actually are looking at their own interest. हमारा क्या लेना देना है रशिया यूक्रेन वॉर से. तो ये जो एक एटीट्यूड चेंज है जो हमारे मिनिस्टर्स कहते हैं उन मिनिस्टर्स से कि आप भले कुछ भी सैंक्शन लगा दीजिए, हम तो वही करेंगे जो हमारे देश के लोगों के लिए के भलाई में हो. तो Hmm. उस एटीट्यूड के चेंज से दुनिया हमसे डर रही है. और वो जो यूएस ने जो सैंक्शंस लगाए थे उन्होंने वापस ले लिए ये बोलकर कि नहीं आज हमको भारत की जरूरत है.
भारत को भले हमारी जरूरत हो नहीं हो, हमको भारत की जरूरत है ये क्वाड में। बात सही है। हमको चाइना से टक्कर लेने के लिए हमको भारत की जरूरत है। नहीं, आपकी हम बात सही हम है। इंडिया, मगर हम क्या है इंडिया में राजलक्ष्मी साइंटिस्ट। जी, I'll play a हाँ, devil's advocate and I'll ask you something. You said कि हम, ये जो बातें आपने की, मगर यहाँ पर तकलीफ ये है ना, हम, दुनिया के लोग हमसे डरते हैं, दुनिया हमसे डरती है, मगर हमारे देश के अंदर ही कुछ लोग हैं जो कॉन्स्टेंटली एक फियर मॉन्गरिंग करते हैं। और उसका स्पष्ट उदाहरण आपको कर्नाटक में दिखा जाएगा कि कर्नाटक में एक्चुअली आप देखें तो 4% का टेक्निकल वोट जो शिफ्ट हुआ जनता दल एस में से बीजेपी कांग्रेस के अंदर, जिसकी वजह से वो 42% वोट से चुनाव जीत गया। दैट वाज, जिसको हम तुष्टिकरण कहते हैं, अपीसमेंट पॉलिटिक्स। नाउ दिस अपीसमेंट पॉलिटिक्स एंड colonial mindset, when they are ingrained in a political party and it takes advantage of it, such results can come. And that's why, there's an inherent danger for this democracy, but it will still thrive. The reason for that is, despite appeasement and despite, this freebie cultures, opposition never gets united. As a result, a party which is truly nationalistic wins even with the 35-37% vote in the country. तो ये लोकशाही को, ये 35-37% से हमें इनफ नहीं करना रहा टू टेक दैट टू 60%, 65%. What can we do? What should be done? Because here we have a two different think lines, two different ways of thinking, and they are clashing. Ultimately, it's this person who suffers. उसको बेचारे को पता नहीं है कि वो स्टिल वो पुराने माइंडसेट में रहे या नए माइंडसेट में आए। क्या करना चाहिए? करेक्ट। लेकिन अभी अगर आपने गौर किया है कि ये जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं और जो यस, लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, उसपे देयर इज दिस वाइड डिफरेंस इन द यस, वे इन विच पीपल वोट। सही क्योंकि बात है। अगर आपने देखा कि दिल्ली में क्या हुआ था, दिल्ली में इन द स्टेट इलेक्शंस दे हैड स्वेप्ट, मतलब आम आदमी पार्टी हैड स्वेप्ट द Great. दिल्ली स्टेट इलेक्शंस। लेकिन अगर आप लोकसभा में देखते हैं तो फिर वो Everything बीजेपी was हैड। won by BJP. Yes. Yes. So this is the kind of a difference, you know. So states में लोग see people have I the way I see it, I feel that people want to take the freebies when the state elections are happening. But you know, they definitely want a capable person at the top. They also understand कि हमको प्रधानमंत्री तो एक strong जो हमारे देश की भलाई के लिए सोचते हो, तो ऐसे कोई एक व्यक्ति चाहिए। सो बट यू नो अ लॉट ऑफ टाइम्स आई फील कि द बीजेपी लैक्स इन एक्चुअली कम्युनिकेटिंग एंड कन्वेइंग Yes. कि उनकी क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या उन्होंने जो USPs जो है। भी काम किए हैं उसको कन्वे करने में वो फेल हो जाती है। क्योंकि वो शायद ये चीजें यू नो दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। अभी हम्म। अगर आप फॉर एग्जांपल सिलेंडर्स की अगर आप बात करते हैं, तो ये तो बराबर है कि सिलेंडर्स के दाम बढ़ने से लोगों को तकलीफ है वगैरह वगैरह, वो सब है। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अभी कर्नाटक में ही नो आई आई माय नेटिव टाउन इज इन कर्नाटका। ओके। तो हमारे गांव की जो महिलाएं थी उनको पहले उनके गांव के चौराहे तक जाना पड़ता था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम 50 years ago, आई एम टॉकिंग अबाउट सम 10 years ago। ओके। तो उनको गांव के चौराहे पे वही मतलब बहुत दूर जाके उनको वहां पर वहां से लेके आना पड़ता था सिलेंडर। वो भी महीने में एक आध बार या दो बार कभी। वो जब मतलब उनको वो एक तो खबर मिलनी पड़ेगी कि आज वो टेम्पो वाला आया है सिलेंडर वगैरह लेके, और वो उसकी मर्जी के हिसाब से जितना लेके आएगा। ये महिलाएं वहां तक पहुंचने तक अगर उनका खत्म वो हो जाए। स्टॉक बचे तो इनको ये इफ दे आर लकी तो उनको मिले, नहीं तो दे विल हैव टू लुक फॉर सम अदर ऑप्शन, या दे हैव टू पे एक्स्ट्रा एंड बाय इट फ्रॉम समबडी एल्स। तो आप 400 रुपये क्यों, आप फ्री में भी दोगे तो भी इट वॉज वेरी एक्सट्रीमली लिमिटेड एंड इट वॉज नॉट इवन अवेलेबल। या। तो वो महिलाओं को बहुत ही तकलीफ होती थी। दे यूज टू हैव अ रियली टफ टाइम इवन एक्सेसिंग सिलेंडर। तो now today what is happening is they are easily accessible, and in most of the urban areas you have piped gas also. So all those things, there has been a complete shift.
नल में पानी आना, all these kind of things. So people have probably even forgotten the kind of life they used to live 10 years ago. Like I told you, they must have even forgotten कि हम अभी जस्ट कुछ साल पहले हम लोग पानी के लिए हम लोगों को वहां पे कोई कुएं के पास जाना पड़ता था, या ये सब ना, they have probably forgotten all those kind of difficulties that they had to face. So they may have to pay a little for that water connection, for the piped connection, or for the gas to come to their house, but then they are getting that additional facility. And to add to it, there are a lot of other incentives, there are a lot of other freebies also that are being given, not freebies, maybe you could look at it as a welfare scheme. अभी देखिए Yes. अनाज वगैरह, हाँ. we are the our underprivileged people are getting 80 crore people are getting free ration because of the corona. So that actually kind of should be balanced by the rise in price in some other commodities. I am not justifying कि आपका मतलब inflation is should be justified, but again अगर आप ये भी प्राइसेस देखो कि ये जो 2004 से लेकर 2014 तक वो जो प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई, वो कितना हुआ, और 2014 से लेकर आज तक कितना हुआ, तो वो डिफरेंस आपको मालूम पड़ेगा. So people when they keep talking about all those price rises, they only talk about 2004 to today. They don't talk about what was happening that time. So and even the kind of in development अगर आप देखोगे तो 2014 तक जितना डेवलपमेंट हुआ, जितने रास्ते बने, जितने एयरपोर्ट्स बने, all those kind of things, करीब करीब उतना ही बना है in the last 9 years. तो ये जो तुलना है, अगर आप उसको ठीक तरीके से कन्वे कर पाओगे, या अगर आप इसको कम्युनिकेट करोगे, तो फिर people I think they will definitely want to vote for development over those freebies. So then that would be the right way of doing it, because then everyone will want to put their own share into becoming a much more developed economy. आप जितना ज्यादा देखिए, there is one more aspect also. अभी our Indians general tendency now till today has been that even say for example a lot of slum dwellers, when they were given free houses, वो उन जो नए घर बने हैं उनको किसी और को बेच के फिर जाके कहीं पे झोपड़ी बना हाँ. के रहते थे. So they don't want that. They're not really looking for luxury. They're looking for easy money, and they're looking for easy comfort. मतलब they want something free all the time basically. तो भले they may not stay in a पक्का घर, but they want something like without having to work, they should be able to enjoy all the benefits. This kind of a mentality, I think, that should be broken, and that really needs to change for our entire country to progress. So for Okay. that change in that transparency, and to make sure that they don't really do that, they don't really sell what has been given free to them, all those kind of things, that transparency, I think that makes a huge difference in making sure that the people are actually making use of whatever is being given to them, and also they are making some contribution towards this nation building. And Nation building, when we talk of, as you said, the transparency. Yes, there is a general perception, जो लोग मानते हैं कि on the top level in this government, in this particular government, on the top level, we have not had the charges of corruption to the ministers or prime minister or anything. People are not able to, sully their images. But at the same time, the way Karnataka has reacted, some people are saying that this is a mindset in certain people, that, there is a middle class that finds itself still squeezed. And the people on the ground are still corrupt. The corruption, that we understand, that what is ingrained in us, हम में जो बस गया है 65 सालों से, उसको निकलने में थोड़े साल लगेंगे. मगर फिर भी अब जो सिचुएशन है कि एक तबका है, that is a section of people who are disenchanted with this, all सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास तो हो रहा है, मगर साथ में महंगाई तो बढ़ ही रही है. See, all he is interested in is, that cylinder should be available to him at $600, not 1,200 at what he says.
he should have his petrol filled in his scooter or motorcycle or a car at whatever the normal price of 60, 70, 80 rupees, not at 100 rupees. So what I'm saying is this is a middle class which has still not got the benefits of this development. And that is where that middle class voter gets disenchanted. And when we talk of democracy, I think probably that middle class is the heart of democracy. They will keep that right, I think. And that is why, this question again comes. Rahul Gandhi may say whatever he wants to say, but the 25 crore middle class of this country, when they say something, everybody will have to listen. And that's why my last question to you, because we have very few minutes left. And what should be done to satisfy that middle class? That's number one. And what do you think, in essence, the democracy is today in India? For the middle class to put across their demands and to make sure that the politicians actually listen to them, and that, some policies and schemes will be done for the benefit of the middle class. I think the middle class has to first go out and make sure that they become a strong vote bank. Like, all said and done, today, you know who the vote bank is. So all the policies, all the schemes, all the benefits are done with the point of view to make sure that that vote bank definitely will come there and they will cast their vote. Because क्या होता है कि if the middle class is going to look at the voting day as a holiday, तो फिर आप बोलिए कि वो politicians या जो भी law makers हैं, why will they make any laws or any policies keeping in mind the middle class? तो middle class also has to make sure कि ये जो है, वरना फिर क्या होगा कि टैक्सेस तो मिडिल क्लास के ही बढ़ते रहेंगे। आप जो भी है, क्योंकि मिडिल क्लास कुछ बोलता ही नहीं है। हाउ एंड व्हेन डू यू स्पीक? You give a strong statement when you're giving a vote. When you vote out a person, when you however strong that person may be, when you vote out a person, you're giving a strong message saying that I did not like the policies that you made. So those kind of those taxes, अगर ये सारी चीजें अगर हमको चाहिए कि ये इन पे ये जो सरकारें हैं, एक के बाद एक सरकारें सारे मिडिल क्लास को ही टैक्स करती रहती है। ये कोई भी सरकार हो, forget about BJP or Congress, everybody thinks that the middle class is somebody who's never going to speak anything. So that is why they keep making all these kind of policies and schemes with everybody else in mind but the middle class. तो वो जो middle class है, they have to strongly come out. We have a huge section which is in the middle class, but then they always look at it as a holiday. अगर आप 60-70% वोट के साथ you're going to come out with a result and you're going to choose somebody, and a strong section of it is going to be people who are living in particular slums, then obviously the politicians have an easy way of looking at them. So then that is why I think, and then you have to actually, ये जो PM मोदी जी कहते रहते हैं about जन भागीदारी, I think it is a two-way thing, this democracy, for it to be vibrant, for it to be strong, the people also have to take an equal responsibility for it and make sure that the lawmakers are performing, and if they're not performing, then they should be shown the door. तो ये जो आप ईवीएम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, डेमोक्रेसी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, we are the people who are giving that kind of a message. So it's very easy to blame the EVMs जब कोई जीतता नहीं है। We are not blaming the EVM. We are not going to blame the EVM. But मित्रों, ये राजलक्ष्मी जोशी जी ने जो बात कही ना आज, now that is more important. That middle class will have to come out and vote to keep this vibrant democracy, keep this धबकते दिल को और अच्छी तरह दबकाने के लिए, healthily दबकाने के लिए. And that is the message. It's like a body. If you want your heart to pump more blood, you will have to exercise. You will have to give, आपको बाहर आना पड़ेगा, आके सुबह में थोड़ा चलना पड़ेगा, to make your full day a very happy and enjoyable day. And that's why we say Indian democracy today is at a place
where it is going to go from live to vibrant. And that is what we expect people to. Thank you very much, Rajlakshmi ji. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much for joining us.